ऐसा लगता है कि हमारा स्टैंस बदल गया, हमारी कश्मीर की पॉलिसी बदल गई और फिर हमारे घर के अंदर लोग तो सवाल पूछेंगे ना गवर्नमेंट से कि भाई अगर मीडिएशन हो रहा है तो क्या आपने कश्मीर पॉलिसी बदल दी? अगर मीडिएशन हुआ है तो ऐसी क्या मजबूरी थी? आप बैकफुट पर क्यों आए? तो इस तरह के सवालात भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए हमें कम से कम ट्रंप को यह जिम्मेदारी तो देनी होगी कि आपके कह देने से हमारे यहाँ हमें जवाबदेही सुनिश्चित करनी पड़ रही है अपने करने की। तो इसके लिए तो आप इतना आगे बढ़कर बयानबाजी नहीं कर सकते स्वर्ण सिंह सर। बिल्कुल ठीक आपने कहा। पहले तो कि उनका जो परंपरा से हटकर डिप्लोमेसी करने का तरीका है राष्ट्रपति ट्रंप का, वो जग जाहिर है। तो एक तरह से जैसे एम्बेसडर पुरी ने कहा, शायद इसके लिए हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और चूंकि दीपक आपने अभी अभी कहा कि कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये भारत की पाकिस्तान नीति या कश्मीर पर जो हमारे दृष्टिकोण है उसमें कोई बदलाव की ओर इशारा करता है, इसलिए मुझे लगता है कि दो टूक बात इस पे होना भी जरूरी हो जाता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 बातें मोटे तौर पर कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि मैंने मीडिएशन की इसलिए सुलह हुई है। दूसरी बात कही कि उन्होंने व्यापार को इस्तेमाल किया है इस सुलह को बनाने के लिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि मैंने परमाणु युद्ध के संकट को टाल दिया। तीनों बातें साफ झूठी हैं, क्योंकि सबसे पहले आप देखें, जहां तक परमाणु संकट की बात है, ना भारत ने ना पाकिस्तान ने कोई भी संकेत किया इस टकराव में परमाणु अस्त्रों के संभावना है किसी भी हद तक। आपको याद होगा कारगिल युद्ध में इस तरह का इशारा किया गया था पाकिस्तान से। तो पहले तो ना भारत ने कहा ना पाकिस्तान ने कहा कि परमाणु संकट बनने की कोई भी इस तरह से आकांक्षा है, इसलिए उनका ये कहना कि परमाणु संकट हटा दिया अपने आप में गलत हो जाता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने व्यापार का यूज किया इसमें। सबसे पहले तो आप देखें, जब भी किसी राष्ट्र की सुरक्षा का, उसकी छवि का, उसकी साख का इतना ज्यादा उसको एक तरह से महत्व लगता है कि उसको सेना का इस्तेमाल करना पड़ता है, युद्ध की ओर बढ़ना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि व्यापार के घटने जब बढ़ने से वो अपना निर्णय बदल देगा कोई भी देश। और ये सभी देशों पर लागू होता है। तो व्यापार का लालच देने से क्या 2 देश जो युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं वो अचानक युद्ध बंद करेंगे? मुझे लगता है अपने आप में हास्यास्पद बात है ये। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हमने मीडिएशन किया। तो जो विशेषज्ञ जानते हैं थोड़ा बहुत मीडिएशन के बारे में, वो सब समझते हैं कि मीडिएशन के लिए मीडिएटर इनिशिएटिव नहीं लेता है। जो पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट हैं वो तय करती हैं कौन मीडिएटर होगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी और किस विषय पर वो मीडिएशन करेगा। तो ना भारत ना पाकिस्तान गया राष्ट्रपति ट्रंप के पास कि आप प्लीज आए और मीडिएशन करें। और आखिरी छोटी सी बात, ये पहली बार नहीं है। 2016 में भी, 2019 में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैं भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता, उन्होंने तो यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री ने मोदी ने मुझे आमंत्रित किया है कि आप भारत पाकिस्तान के मध्यस्थता करें। जब भारत ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना हम कभी ऐसा चाहेंगे, तो उन्होंने अपने बदल कर कहा कि नहीं, यदि वो चाहते हैं मुझे आना कि मैं मीडिएशन करूं तो करूंगा। ठीक ऐसे ही भारत चीन पर भी वो एक तरह से मीडिएशन करने की बात करते थे। तो भारत की तो नीति बिल्कुल साफ है और एक के बाद एक दस्तावेज हैं। 1971 की जो शिमला एग्रीमेंट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आज के बाद दोनों पार्टीज हैं वो सीधी आपस में शांतिपूर्वक बातचीत करेंगे। कोई भी थर्ड पार्टी की कभी बात उसमें आ ही नहीं सकती। तो ये इस तरह का कंफ्यूजन जो बनाया जा रहा है, मुझे लगता है एक स्तर पर मान सकते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो तरीका है उसको दुनिया जानती है, इसलिए शायद एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं है। पर चूंकि आपने कहा कि कुछ सवाल उठ रहे हैं कि भारत की नीति में क्या बदलाव आया है, इसलिए जरूरी हो जाता है समझना कि क्या ये खाली अपने डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ऐसी सब बात कह रहे हैं, या इसमें कोई सच्चाई भी है। मैंने जैसे आपको बताया, इसमें बिल्कुल कुछ भी सच्चाई नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कल ही साफ किया कि ये नया अध्याय है और इसमें 3 बड़े स्तंभ होंगे भारत की रणनीति के। कि जब भी आतंकी हमला होता है तो उसको युद्ध माना जाएगा, आतंकियों के जो रखरखाव करने वाले, उनके जो गॉडफादर्स हैं, उनको भी आतंकी माना जाएगा, और तीसरा न्यूक्लियर जो ब्लैकमेल है वो उसको भारत नहीं मानेगा। तो भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। तो ये सवाल जो उठ रहे हैं, मुझे लगता है वो अब नहीं उठने चाहिए इसके बाद। एब्सोल्युटली सर, कि जैसा सर ने बहुत अच्छे से बताया कि भाई हम तो अमेरिका के सरपंच हैं, पूरी दुनिया के सरपंच हैं,
हम छींक मारेंगे तो पूरी दुनिया को जुकाम लगेगा, तो हम कह देते हैं, फिर देखी जाएगी, बाद में बात की देखी जाएगी। बट जैसा मैंने कहा कि उसकी वजह से हमारी घरेलू पॉलिटिक्स में जवाबदेहियां बढ़ जाती हैं, लोग सवाल पूछेंगे। तो हमने जिस तरह के जवाब दिए हैं सर, क्या वो पर्याप्त आपको लगते हैं? बीच में अभी ये भी खबर आई कि हमने WTO में जाकर हमने उसी तरह के ट्रेड बैरियर्स को और सख्त करने की बात कही है, ऑफिशियल हमने वहां पर वो दे दिया। ये सब काम आएगा, ये सब नोटिस करेंगे ट्रम्प साहब, या वो अपनी धुन में ही रहेंगे? सबसे पहली बात तो दीपक ये समझना होगा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, करीब 27-28 ट्रिलियन डॉलर की आर्थिक व्यवस्था है, बहुत बड़ी सेना है उनकी, ताकतवर, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और भारत से अच्छे संबंध हैं। इसलिए उसको देखना होगा कि अलग अलग पहलुओं में किस तरह से तालमेल बनता है। तो कॉन्फ्रंटेशन वाली जो अप्रोच है वो भारत नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक छोटी सी बात को लेकर पूरे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। उसमें कई ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां बड़ी अच्छी दोस्ती है, अच्छा सहयोग है आपस में, साझेदारी है आपस में। तो ये पूरा जो पिक्चर, बड़ा पिक्चर है, वो देखकर भारत को इसको रिस्पॉन्स देना होगा। दो स्तर पर रिस्पॉन्स देना होता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिस्पॉन्स देना होता है, दूसरा डोमेस्टिक अपने लोगों को भी रिस्पॉन्स देने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले तो ये कि मैं फिर से कहूंगा, राष्ट्रपति ट्रंप का जो परंपरा से हटकर तरीका है डिप्लोमेसी का, वो अलग है अपने आप में, और दुनिया भर में लोग उसका विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि कितनी उसमें सच्चाई होती है, कितना वो केवल दिखावा होता है, उनका एक तरफा बयान होते हैं। तो ये तो एक बात है, पर आप दस्तावेजों पर देखें, ये केवल भारत का क्लेम नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान की आपस में हुई एक संधि है जिसको शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। 2 जुलाई 1972 को ये एग्रीमेंट हुई थी, और उसमें साफ लिखा गया था कि आज के बाद जितने भी मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान में, मैं उसको कोट करूंगा, अंग्रेजी में लिखा था, रिजॉल्व, दे विल एग्री टू रिजॉल्व ऑल दीज थिंग्स, सेटल देयर डिफरेंसेस बाय पीसफुल मीन्स थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस। तो ये दोनों देशों ने एक संधि जो बनाई, उसमें लिखा कि आज के बाद जितने भी मुद्दे हैं वो शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय आपस में बातचीत कर कर उनको सुलझाया जाएगा। हालांकि ये बात सच है कि पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहता है कि उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका एक तरह से हवा बनाया जाए कि बहुत बड़ा संकट है इस पूरे क्षेत्र में, जिसके लिए खुद पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। अब देखें, हाल ही में अभी जो रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी और कह रहे हैं हाँ बिल्कुल, ट्रंप साहब ने जो कहा वो ठीक है, और अब जो बातचीत शुरू होगी उसमें कश्मीर पर भी बातचीत होगी, इंडस वाटर ट्रीटी पर भी बातचीत होगी, टेररिज्म पर भी। जब भारत के प्रधानमंत्री ने भाषण, सॉरी टू इंटरप्ट सर, स्वर्ण सर, लेकिन मुझे बताइए कि हम एक ऐसे पोर्टर्स को कैसे बर्दाश्त करेंगे? आई मीन, हम हर बार उनको ये नहीं कह सकते कि चलिए उनके मिजाज ऐसे ही है, वो जो बोलेंगे वो ऐसे ही करते हैं, बट एक इतना बड़ा देश का राष्ट्रपति जो रीजनल डायनेमिक्स को नहीं समझता है, कश्मीरी कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझता है, और मैं सबसे बड़ी बात जो कहूंगा, वो भारत की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहा है ऑन कश्मीर, हम इतनी ज्यादा छूट कैसे दे सकते हैं सर? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जो दीपक, मेरी असेसमेंट है इस विषय को लेकर वो ये कि भारत बहुत ज्यादा काम जो है वो परोक्ष रूप से करता है, क्लोज डोर मीटिंग्स का इस्तेमाल होता है मुझे लगता है, और पब्लिकली यदि आप देखें उनकी जो तरीके हैं उनको अपनाकर उनसे खेल खेलेंगे ना, तो आप शायद नहीं जीत पाएंगे। भारत का जो तरीका है अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाने का, बहुत सटल है, बहुत सैद्धांतिक तौर पे वो हम बात करते हैं उसको। तो मुझे लगता है इस तरह की जब वहां से कोई भाषा आती है तो उस तरह की भाषा हम भी यदि इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद भारत नहीं रहेगा। भारत का जो अपना तरीका है वो बहुत ही सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से बात करने का है, और ये सब चीजें मुझे लगता है क्लोज डोर मीटिंग्स में जो विदेश मंत्री हैं उनकी वहां के विदेश सचिव से लगातार बात होती है। आपको याद होगा कि मार्को रूबियो ने भी बहुत दिलचस्प बात कही कि दोनों देश ये भी मान गए हैं कि बातचीत शुरू होगी एक न्यूट्रल साइट पर, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। आप
पूरा क्रोनोलॉजी देख नहीं, आई एम सॉरी अगर मैं हिंदी की ये कहावत यहाँ पर इस्तेमाल कर सकूं, मतलब पूरे कुएं में ही भांग गिरी जो है वो हाथ से निकल रहा है। तो बेहतर है कि एक ऐसे इंसान के साथ जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, कब क्या बोल दें क्या नहीं बोलें, उससे बेहतर है कि हम अपने लोगों को समझाएं, वस्तु स्थिति से अवगत कराएं, उनको कॉन्फिडेंस मिले। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। स्वर्ण सिंह सर, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और साथ ही साथ स्वर्ण सिंह सर, मैं चाहूंगा आप अपना रिमार्क में प्लीज बताइएगा कि ये फिर ट्रंप और चाइना के बीच में ऐसा क्या हुआ रातों रात के ट्रंप साहब के हालात, जज्बात सब बदल गए उनके लिए? पहले इसी का उत्तर मैं दूंगा दीपक। मैं लगातार कह रहा था कि ये जो रणनीति है ट्रंप साहब की कि अचानक टैरिफ्स 140% करना और कहना कि 24 घंटे में आप ये करें वो करें, वो अपने आप में सस्टेनेबल नहीं थी और सस्टेन नहीं हो सकती, और यही इसमें हम देख रहे हैं कि सस्टेन नहीं हो पा रही। दूसरी बात, जो एम्बेसडर पुरी शायद मुझसे सहमत होंगे, डिप्लोमेसी में आप क्या कहते हैं, कब कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह से कब आप चुप रहते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे भी संदेश जाता है। तो जब राष्ट्रपति ट्रंप का आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक कमेंट आया इसको लेकर, भारत ने कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान से 2 बार सीधी बातचीत हुई डीजीएमओ की, वो क्रोनोलॉजी बिल्कुल साफ अब सार्वजनिक हो चुकी है। भारत ने करीब करीब 5:30 के बाद उसको कंफर्म किया, जब विदेश सचिव ने टेलीविजन पर आकर कहा कि हाँ ऐसी सहमति बनी है। आज भी भारत उसको अंडरस्टैंडिंग कह रहा है, जबकि पाकिस्तान उसको सीज फायर एग्रीमेंट कह रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको सीधा नाम लेकर जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधन किया और अपना एक नई रणनीति का एक तरह से उन्होंने समझाया कि 3 बड़े मापदंड उसमें होंगे, तो उसमें मुझे लगता है कि सीधी कोशिश है भारत की कि भारत इस जो यहाँ अभी इतना ज्यादा असमंजस बना हुआ है, अलग अलग भाषा में अलग अलग लोग बीच में विश्लेषण करना शुरू हो गए हैं, क्या नीति में बदलाव आया है? हाँ, नीति में बदलाव आया है। वही तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बताया कि क्या नीति में बदलाव आया है। 3 चीजों में, न्यूक्लियर ब्लैकमेल का कोई असर नहीं होगा, आतंक का हमला होगा तो युद्ध माना जाएगा, और जो आतंकियों को रखने वाले हैं उनको भी आतंकी माना जाएगा। तो एक तरह से ये भारत ने जवाब दे दिया है मुझे लगता है। अब इसके बाद भी कुछ लोग कुछ बात कहते रहेंगे तो जाहिर है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है बात करने का। और क्या राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लेकर सीधा कुछ कहने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता उसको सीधा कुछ नाम लेकर कहने की जरूरत है। ऑल राइट, भारत ने अपनी स्थिति साफ कर, दिस इज लाउड एंड क्लियर। बस आखिरी में सर वो जरा हमें समझा दीजिए, अगर कहीं वो डॉट कनेक्ट हो रहा हो या ना भी हो रहा हो, थोड़ा सा हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि जिस चाइना को पेसिंग चैलेंज, प्राइमरी स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर, एडवर्सरी, इस तरह के संबोधन जो मिलते थे, उसके साथ ऐसा क्या हुआ रातों रात सब ठीक हो गया सर? हाँ, जाहिर है कि एक स्तर में आपने पहले से ही देखा होगा कि पहले जिस तरह से टैरिफ में हाइक किया गया, फिर अचानक उनको लगा कि ये सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर कहा नहीं, इनको 90 दिन के लिए रोक देते हैं। फिर उनको कहा अच्छा कुछ खास खास क्षेत्रों में जैसे कंप्यूटर्स में, मोबाइल फोन्स में या कुछ दूसरे एरियाज में ये नहीं बढ़ेंगे, बाकी में दूसरे चीजों में बढ़ेंगे, स्टील में, एल्युमिनियम में बढ़ेंगे। और फिर बाद में कहा कि नहीं, ये वापस 30% हो जाएंगे चीन के साथ। तो ये अटपटा जो तरीका था वो अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है। ये अमेरिका को पहले से ही समझ आता है, पर ये राष्ट्रपति ट्रंप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हैं, फिर उनके जो सलाहकार हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये नीति नहीं चलेगी, ना चल सकती है, और फिर किसी तरह से घुमाकर बात को वापस लाना चाहते हैं। राइट सर, और ये संभव ही नहीं। मुझे लगता है कि यस सर, जो आपने जो एनालिसिस दिया है, अब मैं सबसे पहले अब शो के